नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए, आज के हम पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज टोटल आपके 57 प्रश्न होने वाले हैं और आपको अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनना। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ पर शरण दी थी? और मैं आपसे राइट आंसर की बात करूँ तो कोठारिया का एक सामंत था, उस सामंत का नाम क्या था? जोध सिंह। उस सामंत का नाम क्या हो जाएगा? जोध सिंह ने शरण दी थी किसको? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं। प्रश्न आज के इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको एग्जाम में ऐसे कैसे छपे मिलेंगे। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया था? तो 20 जनवरी 1858 को किसने? कर्नल होम्स ने किस पर आवा पर आक्रमण किया था? चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव सामंत ने शरण दी थी? तो 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को शरण दी थी किसने? जोध सिंह ने। किसने शरण दी थी? जोध सिंह ने शरण दी थी। और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को भी जोध सिंह ने शरण दी थी। और ये जोध सिंह कहाँ का था अपने? तो आपका राइट आंसर होगा कोठारिया। ये भी बार बार पूछता है वो। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो एक चीज़ की मैं सबसे पहले बात करूं, करौली राज्य का उस समय शासक कौन था? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन? मदन पाल। कौन होगा करौली का? मदन पाल। और इसने कोटा की सहायता के लिए, कोटा का शासक कौन होगा? राम सिंह दित्ते। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था राम सिंह दित्ते। इसकी सहायता के लिए मदन पाल ने सेना भेजी थी। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के महाराणा की नीति थी अंग्रेजों का सहयोग। मैं आपसे बात करूं, 1857 के विद्रोह में सभी राजा अंग्रेजों की तरफ थे, इसीलिए हम आज़ाद नहीं हो पाए थे। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई। ये सभी को पता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई। अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना की किसने थी, तो आपके भोगीलाल पांड्या ने की थी। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने की थी। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, प्रश्न ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो कौन से क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? और आपका राइट आंसर होगा कौन से क्षेत्र से? कौन से? डूंगरपुर से। कौन से क्षेत्र से? डूंगरपुर से। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से सुनना। प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में एक थे? तो माणिक्यलाल वर्मा की मैं आपसे बात करूं तो मेवाड़ के प्रजामंडलों के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के जो स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? कौन उपाध्यक्ष की ये बात कर रहा है? कब की उपाध्यक्ष की बात कर रहा है? 1938 की। तो इस समय उपाध्यक्ष हो जाएगा भूरेलाल बयां। कौन होंगे? भूरेलाल बयां इस समय उपाध्यक्ष थे। और आपका पहला ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बिजोलिया किसान आंदोलन में
किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन की मैं आपसे बात करूं तो आपके धाकड़ जाति के जो किसान थे वो सर्वाधिक क्या थे? संख्या में थे, और ये आपको याद रखना है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न है, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो राजस्थान में कृषक जो आंदोलन है उसका प्रारंभ हुआ था कहाँ से? बिजोलिया से। कहाँ से प्रारंभ हुआ? बिजोलिया से प्रारंभ हुआ। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कौन सी जाति ने यहाँ पर विद्रोह किया था? और आपके धाकड़ जाति ने। धाकड़ जाति की जो वहाँ पर व्यक्ति थे उन्होंने किसानों की जो आंदोलन किया था, और ये आंदोलन की मैं बात करूँ कब स्टार्ट हुआ था? ये 1897 में आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो बिजोलिया ठिकाने की मैं आपसे बात करूं तो बिजोलिया ठिकाने का आपका संस्थापक होगा कौन? अशोक परमार। कौन होगा? अशोक परमार होगा। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो आपको याद होगा जब मैंने आंदोलन आपको पढ़ाया था तो बिजोलिया के जो राजा थे उन्होंने चौरी कर लगा दिया था किस पर? बिजोलिया पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है और कितना महत्वपूर्ण है? बिजोलिया में तलवार लाग, जो तलवार लाग है नाम से नई लाग किसने लगाई थी? और किसने लगाई थी? आपके पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छपते हैं, इसमें कोई हेर फेर नहीं होती। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 की बात है का नेतृत्व किया था। तो 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन की मैं आपसे बात करूं तो आपका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। मैं आपसे बात करूं, साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी? किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी किसने? साधु सीताराम दास ने। कब की थी? 1916 में। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका कि सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत की अगर मैं बात करूं तो इसका संबंध है अपने भील स्त्री से। किससे? भील स्त्री से संबंध है सुवटिया लोकगीत की। अगर मैं बात करूं इसकी क्यों गाया जाता है तो पति के संदेश के रूप में, पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाता है। कौन सा? सुवटिया। चलिए अगले बात करूँ, इसी की हम बात करें, ये सर्वाधिक गाया जाता है आपके मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ और पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, और मैं आप लोगों से बात करूं, भीलों का आपके हमसीडो एक ऐसा प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर गाते हैं, और ये भी आपके मेवाड़ और मेवाड़ के साथ साथ में आपके पर्वतीय प्रदेशों में जो है वो लोकगीत गाया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत की मैं आपसे बात करूं तो ये आपके कौन सा लोकगीत है? विवाह संबंधित। कौन सा लोकगीत है? बिल्कुल आपके भक्ति गीत का लोकगीत है। कौन सा? लांगुरिया। जिसने भी विवाह कमेंट किया है गलत जवाब है, भक्ति गीत आपका राइट जवाब होगा, वो भी चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मुँह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मुँह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में आपका कौन सा सही नहीं है, यह आपसे पूछा है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा? रवाज। कौन सा होगा? रवाज होगा, और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद्य श्रेणी में आता है? तो कौन सा जो वाद्य है वह अवनद्य श्रेणी में आता है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सा? मांदल। कौन सा होगा? मांदल होगा, और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। कमेंट में सच सच बताना किसके कितने सही निकले, झूठ कोई नहीं बोलेगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो नहीं को ध्यान से पढ़ना है। और कौन सा नहीं है, आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बाकिया। कौन सा बाकिया? बिल्कुल बाकिया, यानी कि तीसरा ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बाकिया, सिंगी और टोटा लोकवाद किस परंपरा से संबंधित हैं? तो बांसिया, सिंगी और टोटा लोकवाद आपके कौन सी परंपरा से? सुशिरवाद यंत्र की परंपरा से संबंधित है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, रमझोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? तो रमझोल आपके घन प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। तो राजस्थान राज्य की मैं आपसे बात करूं तो उसका आधिकारिक नृत्य होगा घूमर। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। तो चंग जो नृत्य हैं वो अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र से हैं? बिल्कुल शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। अगर मैं बात करूं, चंग के साथ में एक नृत्य और आता है, उस नृत्य का नाम है गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। और चंग और गीदड़ दोनों नृत्य को अपने पुरुष लोग करते हैं। पुरुषों का क्या है? लोक नृत्य है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी आपसे पूछे कि कौन सा पुरुषों का लोक नृत्य है, तो आपको ये जवाब देना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके सही नहीं है? तो सही नहीं वाले युग्म की मैं आपसे बात करूं तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा? जो यहाँ पर ब्रह्म रसिया नृत्य बीकानेर, ब्रह्म रसिया नृत्य बीकानेर का नहीं है आपके। आप लोगों को ध्यान रखना है, ब्रह्म रसिया जो नृत्य है वो आपके भरतपुर और अलवर का है। किसका है? भरतपुर और अलवर का है। कौन सा? बम रसिया। ढोल के साथ में रसिया गाकर जो नृत्य किया जाता है उसी को हम बम रसिया कहते हैं। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो कौन करते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा केवल कौन? पुरुष। कच्ची घोड़ी जो नृत्य हैं वो कौन करते हैं? केवल पुरुष करते हैं। और ये मैं आपसे बात करूं थोड़ी सी, तो ये अपने शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर एक किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है। को किस प्रकार का? व्यावसायिक नृत्य है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे के ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं कि वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, और आपका इसमें राइट आंसर होगा झांझ। जो झांझ वाद्य यंत्र है वो आपके कच्ची घोड़ी नृत्य जब किया जाता है तब बजाया जाता है। इसी के साथ साथ में आपके थाली भी तभी बजाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, प्रश्न है कच्ची घोड़ी है। कच्ची घोड़ी की मैं आपसे बात करूं, मैंने अभी आपको बताया कच्ची घोड़ी है आपका व्यावसायिक नृत्य। कौन सा नृत्य होगा? व्यावसायिक नृत्य होगा। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? और मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं, भारतीय डाक विभाग ने अपने देव नारायण जी की जो डाक टिकट जारी किया था फड़ पर, देव नारायण जी की फड़ पर क्या किया था? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। कितने रुपए का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि कब किया, तो आपको ध्यान रखना है 2 सितंबर 1992 में जारी किया था 5 रुपये का डाक टिकट। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगे तो अपने रामदेव जी हैं। रामदेव जी की मैं बात करूं, इनकी पूजा करते हैं गुर्जर जाति के भोपे। कौन पूजा करते हैं? गुर्जर जाति के भोपे। और ये सबसे पुरानी फल है। क्या है? सबसे पुरानी फल है।
इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रख लो, ये क्या है, सर्वाधिक चित्रांकन की फल है। क्या है, सर्वाधिक चित्रांकन की फल है। और एक आखिरी बात और इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है, सबसे लंबा गीत है इनका। क्या है, जो फल का जो वाचन करते हैं तो ये सबसे लंबा गाथा वाला जो वाचन होता है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, समय भले ही अधिक लगे लेकिन समझाऊंगा अच्छे से। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो देवनारायण जी के मुख्य मंदिर की मैं आपसे बात करूं तो आपका कहाँ पर, आसिंद में। कहाँ पर, आसिंद में। और आसिंद आपका कहाँ पर पड़ता है? आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में पड़ता है। और इसके अलावा एक मंदिर और है, उसको हम जानते हैं जोधपुरिया के नाम से। किस नाम से जानते हैं? जोधपुरिया के नाम से जानते हैं। और ये कौन से ज़िले में पड़ता है? आपके निवाई टोंक में पड़ता है। कहाँ पर? निवाई टोंक में पड़ता है। अगला आपका एक और इम्पोर्टेंट मंदिर है, उसका नाम है देवमाली। देवमाली आपके पड़ता है कहाँ पर? ब्यावर में। यह आप ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, तीनों मंदिर आप याद रख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो आसिंद जो भीलवाड़ा है आपके देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर है वहाँ पर। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँ, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है, बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है? तो बेंगटी गांव फलोदी की मैं आपसे बात करूं तो वहां पर आपके प्रसिद्ध स्थल है किसका? हड़बू जी का। किन का? हड़बू जी का बिल्कुल प्रसिद्ध स्थल है। और आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। हड़बू जी के बारे में भी दो चीज़ें आप याद कर लो कि हड़बू जी का जो जन्म है, हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो आपके भुंडेल में इनका जन्म हुआ था। और भुंडेल की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन से ज़िले में है? और अपने नागौर ज़िले में है। कौन से ज़िले में? नागौर ज़िले में। और इनका प्रमुख जो पूजा स्थल है वो आपके बेंगटी में स्थित है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? तो भुंडेल से मैं आपसे बात करूं तो होंगे आपके कौन? हड़बू जी। हड़बू जी के बारे में एक चीज़ ध्यान रख लो कि इनके जो मौसेरे भाई थे उनका नाम था रामदेव जी। क्या हो जाएगा? रामदेव जी। और ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। और एक और चीज़ ध्यान रख लो कि अपने हड़बू जी के गुरुजी का नाम क्या था? तो गुरुजी का नाम होगा आपके बालीनाथ। क्या होगा? बालीनाथ, जो कि रामदेव जी के कहने पर उनको गुरु बनाया था। एक चीज़ और ध्यान रख लो, अगर आपसे पूछे कि आपके हड़बू जी हैं वो किस राजा के समकालीन हैं, और आपको इसमें राइट आंसर होगा कौन से? राव जोधा के समकालीन थे। कौन? हड़बू जी। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लोक देवता हड़बू जी की मैं आपसे बात करूं, इनका मुख्य मंदिर है आपके बेंगटी में। कहाँ पर स्थित है? बेंगटी में स्थित है। और यहाँ पर गाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? गाड़ी की पूजा होती है। और इनके पुजारी जो होते हैं, पुजारी आपके सांखला राजपूत होते हैं। कौन से राजपूत? पुजारी होते हैं आपके सांखला राजपूत। गाड़ी की पूजा होती है और बेंगटी नामक स्थान पर इनका मंदिर है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और रामदेव जी के मौसेरे भाई की अगर मैं बात करूं तो रामदेव जी के मौसेरे भाई होंगे आपके हड़बू जी। कौन हो जाएंगे? हड़बू जी होंगे। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, आपको जो है असंगत ढूंढना है। असंगत, ये प्रश्न अभी ट्रेंडिंग में है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा तल्लीनाथ जी कतरियासर। अगर मैं कतरियासर की बात करूं तो तल्लीनाथ जी ना होकर यहाँ पर क्या आना चाहिए? आपके यहाँ पर आना चाहिए कौन सा? जगन्नाथी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है, आदिवासी का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा बेणेश्वर धाम के मेले को। बेणेश्वर धाम का जो मेला है उसको हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। और एक चीज़ और याद रख लो, इसी को हम कहते हैं भीलों का कुंभ। क्या कहते हैं? भीलों का कुंभ। इसी को हम कहते हैं क्या? बागड़ का पुष्कर। क्या कहते हैं? बागड़ का पुष्कर। इसी को हम कहते हैं क्या? बागड़ का कुंभ। और इसी को हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं यहाँ पर?
एक चीज़ और ध्यान रखो कि हाँ, यहाँ पर जो टूटे हुए शिवलिंग की पूजा होती है, किसकी? टूटे हुए शिवलिंग की पूजा होती है, और बेणेश्वर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना कि बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। तो बेणेश्वर मेले की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेणेश्वर मेले का आयोजन आपके माघ की पूर्णिमा को किया जाता है। कौन सी पूर्णिमा को? माघ पूर्णिमा को आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें, ध्यान से देखना, प्रश्न है बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है। तो बाबू महाराज का जो मेला है वो आपके धौलपुर में भरता है। आप देखोगे पुलिस कांस्टेबल जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है, और आपका राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आपका, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के दिन आयोजित होता है। तो कार्तिक माह की मैं आपसे बात करूं तो पूर्णिमा के दिन यानी कि अंतिम दिन, कौन से दिन? कार्तिक माह की शुक्ल पूर्णिमा यानी कि अंतिम दिन आपके आयोजित होता है चंद्रभागा पशु मेला या फिर चंद्रभागा मेला। अगर मैं बात करूं चंद्रभागा की, तो चंद्रभागा जो मेला है वो आपके लगता है कहाँ पर? ये लगता है आपका झालरा पाटन में। कहाँ पर? हाडोती क्षेत्र में झालरा पाटन, और ये कहाँ पर स्थित है? आपके झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, हाडोती का सुरंगा मेला कहाँ जाता है। हाडोती का जो सुरंगा मेला है उसको कहा जाता है किसको? चंद्रभागा पशु मेले को, और ये अपने लगता है झालरा पाटन वाड़ में। कहाँ पर? झालावाड़ में। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उत्तर साथ साथ में देना। मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मल्लीनाथ जी पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा में, और कब आयोजित होता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को आयोजित होता है, और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, बिना ईसर होती क्या है? जो गणगौर होती है वो बिना ईसर के मनाई जाती है। कहाँ पर? जैसलमेर में। यहाँ पर सिर्फ गौर की पूजा होती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। गणगौर की सवारी आपके सबसे प्रसिद्ध कहाँ की है? आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। अगर गणगौर त्यौहार की मैं अगर बात करूं तो आपके चैत्र में मनाया जाता है। कब? चैत्र में मनाया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं चैत्र में भी कब, तो आपके कृष्णा के प्रथम के दिन मनाया जाता है। ठीक है, कब? कृष्णा शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम आपसे बात करें, ध्यान से देखना, प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि आप याद करते करते थक जाओगे। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? चतुश्रेणी में छपेगा, और आपका राइट आंसर होगा कितने अवधि तक? 18 दिन तक। गणगौर त्यौहार मनाया जाता है कितने अवधि तक? 18 दिन तक, और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, राजस्थान में पोमछा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो राजस्थान में पोमछा एक प्रकार की आपके ओढ़नी है जो पहनी जाती है माँ बनने के उत्सव पर। कब पहनी जाती है? माँ बनने के उत्सव पर पहनी जाती है, और मुख्य रूप से पोमछा का कलर होता है आपका पीला। कौन सा? पोमछा का कलर होता है आपका पीला, और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इसकी कुछ कंडीशन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, पोमछा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, इसको कहा जाता है पीला पोमछा। क्या कहा जाता है? पीला पोमछा, और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है, नवजात पुत्री की माँ को किस रंग का पोमछा दिया जाता है? तो नवजात जो स्त्री की माँ होती है उसको गुलाबी रंग का पोमछा दिया जाता है। कौन से रंग का? गुलाबी रंग का, और आपके सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं,
प्रश्न ध्यान से देखना, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली जो आभूषण है वो आपके गर्दन पर पहना जाता है और आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल आपके चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चंपाकली पहना जाता है आपके गर्दन पर। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मुर्गियां से आस्य है, मुर्गियों से क्या आस्य है? अगर मैं आपसे बात करूं मुर्गियों से, तो आपके मुर्गियां पहनी जाती हैं कहाँ पर? कानों का आभूषण है, यानी कि मुर्गियां पहनी जाती हैं कानों में और पुरुष जाति के द्वारा पहनी जाती हैं। किन के द्वारा? पुरुषों के द्वारा पहनी जाती हैं कहाँ पर? कानों में। और आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा जो पहना जाने वाला आभूषण है वो आपका होगा कौन सा? मुर्गियाँ। और आपका राइट आंसर होगा कौन सा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, तगड़ी पहनी जाती है, तगड़ी आपके कहाँ पर पहनी जाती है? और आपका इसमें राइट आंसर होगा कमर में। और आपका इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। इसको पगड़ी मत समझ लेना, ये है तगड़ी, बिल्कुल तगड़ी आपकी कमर की तरह। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है। तो भागड़ी बोली की अगर मैं आपसे बात करूं तो राजस्थान के कौन से भाग में? आपका इसमें राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में आपके भागड़ी बोली बोली जाती है। और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना। प्रश्न है, भागड़ी बोली राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है? ये मैंने अभी आपको बताया, कौन से भाग में? दक्षिण पश्चिम में। क्वेश्चन अगला देखना, इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो डूंगरपुर जो बांसवाड़ा क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है अपने कौन सी बोली? भागड़ी बोली। राजस्थान में अगर किसी बोली से प्रश्न आते हैं तो भागड़ी से आएंगे, लिख के ले लो। क्योंकि देखो, आप कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, पशु सहायक, एग्रीकल्चर ऑफिसर, सीईटी फूड सेफ्टी ऑफिसर, सभी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न ध्यान करके गौर करके देख लेना। ग्रियर्सन ने बागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है ग्रियर्सन ने। कौन सी बोली? आपके भीली बोली। कौन सी बोली? भीली बोली। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। और आज का अंतिम प्रश्न, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो ग्रियर्सन ने आपके बागड़ी बोली को, कौन सी बोली को? बागड़ी बोली को संज्ञा दी है किसकी? भीलों की बोली की। किन की बोली की? भीलों की बोली की। और आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, ये थे आज के आपके 57 प्रश्न। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप देख रहे होंगे कौन से कितने 57, लेकिन यहाँ पर है 58, लेकिन एक आपका जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।